स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ओएसिस एजुकेशन। तो मैं फिर से एक बार आपके सामने आपकी पूजा मैम, और जो हमारा छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं न्यू रेडियो एक्टिविटी की, बस उसको लेके ये हमारा 9th पार्ट है। 7th हो चुके हैं, 8th हो चुका है, ये हमारा 9th पार्ट है। और यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख के रखी है, जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बस उसके लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने उसके पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, जो हम ऑलरेडी अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हमारी आती है अल्फ़ा रेज की। किसकी आती है? अल्फ़ा रेज की। तो यहाँ पे देखिए, अल्फ़ा रेज हमको पता है कि अल्फ़ा जब डिके करता है तो वो क्या इमिट करता है? वो हीलियम एटम इमिट करता है। ठीक है, वो क्या इमिट करता है? हीलियम न्यूक्लियस को इमिट करता है। हीलियम रिप्रेजेंटेशन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है, 2 और 4। और अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसा है? +2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देन ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है, इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। पेनिट्रेशन पावर जो है इसका, ये कैसा होता है? बहुत स्मॉल होता है। पेनिट्रेशन पावर इज स्मॉल। पेनिट्रेशन पावर का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक सरफेस है, उसमें से अल्फ़ा रेज जो पास होते हैं, पास होके निकल जाते हैं, दैट इज पेनिट्रेशन। मतलब यहाँ पे जैसे कि हमने रुदरफोर्ड में देखा था कि हमने गोल्ड फॉइल ली थी, फिर पार्टिकल्स जाके टकरा के कुछ पास आ रहे थे, कुछ रिटर्न बैक आ रहे थे, कुछ डेविएट हो रहे थे, किसी के डेविएशंस के एंगल अलग थे। उसी तरीके से अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा स्मॉल है। मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई एक सरफेस है, अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा तो वो इजीली पेनिट्रेट नहीं करता, इजीली उससे पास वो नहीं जाता। ठीक है, देन इसका नेक्स्ट है कि इसकी जो स्पीड है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की ट्रैवल करने की, दैट इज 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है। देन सेकेंड पे आते हैं कि जब अल्फ़ा पार्टिकल डिके कर जाता है, अल्फ़ा पार्टिकल जब डिके हो जाता है, अल्फ़ा पार्टिकल डिके अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अनस्टेबल न्यूक्लियस को जब स्टेबल होना है तो वो क्या करते हैं? स्टेबल होने के लिए अल्फ़ा बीटा गामा डिके कर जाते हैं। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, ये जब डिके कर जाते हैं तो वो जो सेम न्यूक्लियस है उसकी जो डिके करने के बाद की भी एनर्जी होती है, विच इज़ सेम। एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है, देन है कि अल्फ़ा रेज प्रोड्यूस सैनिटाइजेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है? देखो, सैनिटाइजेशन मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो किसी के ऊपर, जैसे कि कोई फॉस्फर है, फॉस्फर में मानो कि जिंक सल्फाइड है, उसके ऊपर जब वो गिरते हैं तो लाइट फ्लैश करते हैं। क्या करते हैं? वो लाइट का फ्लैश करते हैं। सेम जैसे कि हमने रुदरफोर्ड में देखा था कि हम वो जो अल्फ़ा रेज है जाते हैं तो वो दिखने के लिए हम एक कोटेड जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाते हैं, ताकि अल्फ़ा पार्टिकल जब जाए, भाई हमको थोड़ी ना आँख से दिख रहा है कहाँ अल्फ़ा, कहाँ बीटा, कहाँ गामा, वो तो जब कहीं फ्लैश कर जाएंगे, और फ्लैश कब करेंगे? जब किसी के ऊपर गिरेंगे तब हमको दिखाई देंगे। हम कोई जादूगर थोड़ी है कि हमको आँख से दिखाई देगा। तो उसी के लिए ये अल्फ़ा रेज प्रोड्यूस सैनिटाइजेशंस, मतलब कि फॉस्फर भी कौन सा? जिंक सल्फाइड के ऊपर जब ये गिरती है तो लाइट फ्लैश कर जाती है, तब ये पता चलती है कि ये अल्फ़ा रेज है। ठीक है, देन कॉज आयोनाइजेशंस इन गैसेस। आयोनाइजेशंस मीन तो उसकी एनर्जी, हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं उसके। किसके? अल्फ़ा रेज जो है वो इमिट करता है हाई रेडिएशंस। ओके, ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट्स है। देन हम बीटा पे आते हैं। बीटा क्या है? बीटा क्या इमिट करता है? प्लस माइनस एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो ये क्या इमिट करता है? जैसे इसमें हीलियम था तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, देन इसमें डिफ्लेक्शन किसका होता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या करती है? डिफ्लेक्शंस क्रिएट करती है। देन इसका जो पेनिट्रेशन पावर है विच इज ग्रेटर दैन अल्फा, मतलब ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाता है एज कंपेयर टू अल्फा।
देन यहाँ पे देखोगे तो इसका जो आयोनाइजेशन पावर है विच इज स्मॉलर, मतलब यहाँ पे हाई एनर्जी रेडिएशंस था तो यहाँ पे कैसा रहेगा, लो एनर्जी रेडिएशंस रहेगा। आयोनाइजेशंस का मीनिंग ही होता है एनर्जी का रेडिएशन। यहाँ पे ज़्यादा था तो ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे अल्फ़ा के कंपेयर में कम रहेगा। बेटा देखो इसीलिए मैंने पॉइंट्स लिख के रखे ताकि आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सको कि कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। अगर मैं एक एक बोल के लिखती तो आपको शायद नहीं समझ में आता, इसलिए लिख के रखे हैं ताकि आप कंपेयर करके देख सकें, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसका जो सेंटिलाइजेशन है विच इज़ वीकर दैन अल्फ़ा, मतलब जो लाइट फ्लैश होता है अल्फ़ा में दिख जाता है और बीटा में थोड़ा कम दिखता है, बहुत कम नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कम फ्लैश होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो सेम नहीं होती। अल्फ़ा में क्या था, जब अल्फ़ा डिके कर जाता था तब भी उसकी एनर्जी सेम रहती थी, लेकिन बीटा में डिके कर जाने के बाद भी उसकी एनर्जी सेम नहीं रहती। व्हाई इट इज़ नॉट सेम, याद करो क्योंकि उसमें कुछ तो भी एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो बीच में आ जा रहा था। बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे अल्फ़ा रेज में ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्फ़ा में सिर्फ हीलियम आता था और हीलियम के बाद हीट, क्यू हमने लिया था, क्यू को डिनोट किया था विच इज़ हीट। लेकिन जब हम बीटा की बात कर रहे हैं तो बीटा में माइनस और प्लस में क्या होता है, माइनस में एंटी न्यूट्रिनो आता है और प्लस में न्यूट्रिनो आ जाता है। तो जो एनर्जी आएगी बच्चों वो तो डिवाइड हो जाएगी। एंटी न्यूट्रिनो कुछ एनर्जी लेके जाएगा, हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, हमने एक्सप्लेनेशन में इस चीज़ को देखा था कि भाई एनर्जी जो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है उसमें से 4 तो बाइंडिंग एनर्जी है, फिर कितनी बची 2। तो मानो कि जैसे कि मास डिफेक्ट कुछ हो रहा है तो उसके लिए कुछ एनर्जी जा रही, तो रिमेनिंग कहाँ जा रही, रिमेनिंग जा रही थी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो लेके जा रहा था। तो यहाँ पे डिके होने के बाद एनर्जी तो सेम वैसे भी नहीं रहने वाली है क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो आ गया है बीच में, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं गामा रेज के ऊपर, ठीक है। तो गामा जो है इट इज़ अ वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करता है विथ अ हाई फ्रीक्वेंसी, विथ अ हाई फ्रीक्वेंसी। यच फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ये हम पहले से मॉडर्न फिजिक्स जब स्टार्ट किया था तब से देखते हुए आ रहे हैं कि जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम। तो ये जो गामा रेज है ये क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एमिट करते हैं। इसमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती है, ठीक है। देन ये इसकी जो स्पीड है जैसे कि लाइट की स्पीड है विच इज़ डिनोटेड बाय c इन ट्रैवल इन अ वैक्यूम, तो देन गामा रेज भी उसी तरीके से ट्रैवल करते हैं वैक्यूम में विद स्पीड ऑफ c। इसका जो पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेशन पावर है विच इज़ मोर, वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी कितनी भी थिकनेस की आप ले लो गामा उसमें से इमिट कर जाएगा, गामा उसमें से पास होके सीधा निकल जाएगा, ठीक है। देन लीस्ट आयोनाइजिंग पावर, मतलब सेम यहाँ पे देखो गामा में आयोनाइजेशन था, इसमें स्मॉलर देन गामा था और यहाँ पे भी लीस्ट है, मतलब इसकी भी जो हीट एनर्जी का रेडिएशन है वो भी कम है, वो भी कम है। तो आप अगर इसको इस तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ ज़्यादा कहाँ कम लिखना है, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियर रेडिएशंस, ठीक है। तो सीधा हम आते हैं हमारे न्यूमेरिकल पे। तो अगर आप न्यूमेरिकल देख रहे होंगे तो आपको वहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं मैंने लिख के रखे हैं, तो बस हम वो 2 न्यूमेरिकल्स को लेने वाले हैं। चलो तो हम पढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल को, ठीक है। चलो क्या दिया है, एट गिवन इंस्टेंट देयर आर 25% अनडिके। कैसे हैं 25%, 100 में 25% ऐसे है विच इज अनडिके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सैंपल।
आफ्टर 10 सेकेंड द नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई रिड्यूसेस, मतलब 10 सेकेंड के बाद क्या हो गए, पहले कितने थे 100 में 25% अनडिके न्यूक्लियाई थे, आफ्टर 10 सेकेंड क्या हो गया कि द नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई रिड्यूस्ड हो गए 12.5%, ठीक है, मतलब फिर से आधा हो गया, 100 में 25 थे और 25 में आधा हो गए, 25 का आधा करो 12.5, 12.5 25, ठीक है। देन फिर हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि मीन लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई, क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है हमको, मीन लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट करेंगे अभी, मीन लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई, मीन लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई हमको कैलकुलेट करना है। तो चलो टाइम कितना होगा, T1/2, T हाफ हाउ मच 10 सेकेंड। देन क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, मीन लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई मतलब T, और हाउ मच इट इज हमने देखा था T एवरेज 1/λ, देन हमने T हाफ का फॉर्मूला देखा था विच इज 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, तो T जो है मीन लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई वो कितना आया था हमारा 1.44 T हाफ, हाउ मच 1.44 इंटू T हाफ, कुछ नहीं सिंपल करना है, 1.44 इंटू 10, 1.44 इंटू T हाफ की वैल्यू पुट करो दैट इज 10 सेकेंड, 1.44 इंटू 10, ठीक है। तो हाउ मच इज द टाइम, द टाइम इज 14.4 सेकेंड, 14.4 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। सेकेंड टर्म पे हम आते हैं कि क्या पूछा गया है, विजिबल है क्या, यहाँ का दिख रहा है आपको, हाँ ये मेन चीज है, देखो क्या पूछा है, द टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई विल फर्दर रिड्यूस टू 6.25% ऑफ द रिड्यूस्ड नंबर, तो यहाँ देखो स्टूडेंट अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है एक्चुअली, तो यहाँ पे देखो हमने टी हाफ जब लिया था तो हमने कुछ तो भी कैलकुलेशंस देखे थे, ठीक है। तो चलो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमारा n0 था, जब हम इधर जा रहे थे तो हमारा टाइम t हाफ था, तो हमने यहाँ पे n0/2 लिखा था, इस तरीके से हम आगे बढ़े थे। तो यहाँ पे भी हमको उसी तरीके से लेना है, हाउ मच इज 25%, हाउ मच 25%, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा n0/4, टाइम कितना है T हाफ, n0/4 कैसा आया स्टूडेंट, देखो 100 डिवाइडेड बाय 25 हाउ मच 4, तो n0/4 हाउ मच T हाफ टाइम के लिए। देन फिर से टाइम कितना हो गया 12.5, इसका हाफ टाइम हो गया, इसका 25% का 12.5 हाफ टाइम हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा n0/8, हाउ मच n0/8। आप करो यहाँ पे, आप अगर 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो विल गेट 12.5, विल गेट 1.25, सॉरी विल गेट 1.25 इज आवर आंसर, ठीक है। देन अगर हम यहाँ देख रहे द टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई विल फर्दर रिड्यूस टू 6.25, फिर से इसका हाफ हो गया दैट इज 6.25, 25 का हाफ 12.5, 12.5 पॉइंट का हाफ 6.25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n0/16, n0/16। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इसी तरीके से वैल्यू मिलेगी, अगर आप करोगे 100 डिवाइडेड बाय 16 तो वैल्यू आएंगी 0.625, लेकिन हमको परसेंट में चाहिए तो दैट इज 6.25, इस तरीके से आएगा। फॉर टाइम हाउ मच, फॉर टाइम 10 सेकेंड, फॉर टाइम 10 सेकेंड, तो एकदम सिंपल कैलकुलेशंस था, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो हम हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं,
क्या बोला गया है? फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या कैलकुलेट करना है? बाइंडिंग एनर्जी फॉर विच? फॉर अल्फा पार्टिकल्स, फॉर अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला करना है। ठीक है, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी। ओके, हमको पता है कि डेल्टा एम इज इक्वल्स टू हाउ मच? अरे यार मैम कैसे आप, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू हाउ मच? क्या कैलकुलेट किया था इसके पहले? आपने कैलकुलेशन में देखा था। किसके लिए पूछा है? अल्फा पार्टिकल्स के लिए। क्या दिया है? अल्फा पार्टिकल्स कौन सा होता है? हीलियम का। क्या होते हैं उसमें? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस हीलियम इनटू सी स्क्वायर, इस तरीके से कुछ तो भी था। और ये 1 AMU इज इक्वल्स टू 931। तो आपको क्या करना है? सिंपल इसमें वैल्यूज आप पुट करोगे, पुट द वैल्यूज एंड मल्टीप्लाई बाय 931.48, तो विल गेट द आंसर, कुछ भी नहीं है। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या इमिट करता है? हीलियम इमिट करता है। तो सेम उसके लिए डेल्टा एम की जो वैल्यू हमारी आएगी उसको लिख देना है, और इंटू सी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 931 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, वैल्यू नहीं भी आपको याद है तो आपने यहाँ पे देखा कि हियर इज गिवन, टेक 1U इज इक्वल्स टू 931.483। ठीक है, तो बस वो वैल्यूज़ वहाँ पे डाल देनी है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल हमने दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट हमने इसके पहले दो न्यूमेरिकल्स देखे, अभी हम और दो न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम डायरेक्ट हमारे न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। दो हो चुके हैं, वहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या पूछा है? इफ लैम्बडा इज द डिके कांस्टेंट, यस लैम्बडा इज अ डिके कांस्टेंट of nucleus, find the probability that a nucleus will decay in time t and will not decay in time। तो हमको दोनों प्रोबेबिलिटी निकालना है कि टाइम t में लैम्बडा डिके हो जा रहा है और नहीं हो रहा है। तो दोनों के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नॉर्मल आपको पता है कि जो इक्वेशन है वो कैसा है? n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा t। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो n है ये क्या है? ये डिके होने के बचे हैं। ओके, इन द न्यूक्लियस देयर आर लॉट ऑफ न्यूक्लियस, उसमें से कुछ डिके हो जा रहे हैं और कुछ नहीं हो जा रहे, लेकिन कब कौन से हो जा रहे नहीं हो रहे ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो n है ये बचे हुए हैं न्यूक्लियस जो डिके नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है दो की। ठीक है, वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं यूज करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी दी है कि अ न्यूक्लियस विल डिके इन टाइम t, तो ये हम डिके ले लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर डिके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो n है ये बचा हुआ है। ठीक है, मतलब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके निकालना है, तो मैं इसको n डैश ले लेती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? ये जो डिके हो गया है उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड से अगर हम n नॉट से माइनस कर डिवाइड कर देते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n डैश डिवाइडेड बाय n नॉट, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 माइनस ऑफ e माइनस लैम्बडा t, 1 माइनस ऑफ e माइनस लैम्बडा t, that is the value of first probability that a decay at time t, a decay at time t पे ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, देन सेकंड क्या है? सेकंड क्या पूछा है? नॉट डिके। अब जो डिके नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो n जो थे वो डिके नहीं हो रहे थे और n नॉट जो था वो डिके हो गया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस लैम्बडा
टी ई के पास n जो है जो डिके नहीं हुए थे, जो बचे थे, और n नॉट जो थे जो डिके हो चुके थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस लैम्बडा टी, ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे करना था, ठीक है। ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा भी जाता है फॉर कैलकुलेशंस के लिए। वहाँ पे आपको जो ये बोलते हैं क्या, एक टर्म दी जाएगी और आपको स्टेटमेंट भी दिया जाएगा कि ये जो है फॉर डिके नहीं हुए हैं और डिके हुए हैं। तो डिके नहीं हुए हैं उसके लिए ये फॉर्मूला, और जो डिके हो गए हैं उसके लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको आप अच्छे से पढ़िए, छोटा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अ ड्यूटेरॉन जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर विच इज गिवन 1H2 एंड हीलियम 2He4 आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन होल। मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी हाउ मच, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन होल, एंड हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी that is 7.0 mega electron volt respectively. Calculate the energy released when two deuteron fuse to form a helium nucleus. दो ड्यूटेरॉन्स थे जो फ्यूज हो गए एंड उसने क्या बना दिया, हीलियम न्यूक्लियस बना दिया। क्या बना दिया, हीलियम न्यूक्लियस। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्या बन जाएगा, यस मैम लिख सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। दो ड्यूटेरॉन थे विच फ्यूज हो गए, क्या बना दिया, हीलियम बना दिया, ठीक है। अब हमको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन अगर हमको कैलकुलेट करना है और विच इज एनर्जी गिवन 1.1 फॉर व्हाट, न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 2, और कैलकुलेशंस फॉर व्हाट, ड्यूटेरॉन के लिए कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं। तो हियर इज 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन होल्ड, 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन होल्ड। देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम, ठीक है। हीलियम कितना है 4 न्यूक्लियॉन, 4 इंटू 7.0 मतलब 28.0 मेगा इलेक्ट्रॉन होल्ड। क्या कैलकुलेट पूछा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, कितनी एनर्जी निकल चुकी है। तो कितनी निकल चुकी है 28.0 माइनस 4.4, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। हाउ मच इज द आंसर, कितना आ जाएगा आप बता दो मुझे कैलकुलेट करके, फटाफट कैलकुलेशन स्टार्ट करो। चलो 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 जल्दी, कौन बताएगा पहले। हाँ तो आगे आपका कैलकुलेशन, हाउ मच 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन होल्ड, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन होल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज 4 न्यूमेरिकल्स विथ प्रॉपर्टीज देख ली है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, और देखेंगे 2-3 न्यूमेरिकल्स और। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम कल मिलेंगे, बाय।